हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध क्यों हुआ था, मोहम्मद गोरी क्यों जीता था और पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा था। ठीक है, साथ ही साथ में मोहम्मद गोरी की सेना और सेनापतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इससे पहले चैनल पर हमारी तराइन के प्रथम युद्ध की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके देखिए, फरिश्ता और मिनहाज और इसामी तीन सल्तनतकालीन इतिहासकार थे। तो इन तीनों के ही जो मत है इस युद्ध में बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तराइन के पहले युद्ध की। मैंने आपको उस युद्ध में बताया था कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो भटिंडा को लेकर हुआ था। चूँकि 1189 में जो है मोहम्मद गोरी ने भटिंडा को अपने अधिकार में ले लिया था और उस भटिंडा को जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। ठीक है, यानी जैसे ही मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर अधिकार किया तो जो पृथ्वीराज चौहान था जो दिल्ली का शासक था तो उसकी संप्रभुता के ये खिलाफ था। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये पूरी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं देखिए, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक उस समय का जो है इतिहासकार था, उसने बताया है कि जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा एक ही आदमी का नाम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा इसकी सेना में 3 लाख राजपूत सैनिक थे, साथ ही साथ में अफगानी सैनिक भी थे। ठीक है, और 3000 हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना भी पृथ्वीराज चौहान के साथ में थी तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में पूरे भारत के 150 राय मतलब उस समय के जो छोटे छोटे शासक थे, जो छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और कसम खाई कि या तो हम दुश्मन को मारेंगे या आपके लिए दुश्मन का तो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये 150 जो राय थे ये पृथ्वीराज के लिए शत्रु का दमन या खुद को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। ठीक है, ओके। इसके बाद इसामी एक अन्य इतिहासकार था उस समय का, उसने पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है उसके बारे में वर्णन किया है और साथ ही साथ में बताया है कि गोविंद राज खंडेराव ये पृथ्वीराज चौहान की सेना का सेनापति था, जो प्रमुख सेनापति था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो सेनापति था उसका नाम था भोला। ठीक है भाई, जो भोला था ये दूसरा सेनापति था और साथ ही साथ में जो है पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो गोविंद राज था ये दिल्ली का शासक हो और जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है उसके बाद में इस गोविंद राज के पुत्र को ही दिल्ली का शासक मोहम्मद गोरी नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये तो घटनाक्रम था किसका, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दूसरी साइड में हम देखते हैं गोरी की सेना। तो गोरी की जो सेना है, मोहम्मद गोरी की जो सेना है, इसके बारे में जो है विस्तार से किसने बताया है, मिनाज उस सिराज ने बताया है। ठीक है, मैंने आपको मोहम्मद गोरी के बारे में बताया था। जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी कि गौर साम्राज्य क्या था। ठीक है, और गौर साम्राज्य में जो वहाँ के शासक थे अलाउद्दीन के बारे में बताया था, जो गौर साम्राज्य का पहला शासक था गजनी वंश के विघटन के बाद में। ठीक है, उसके बाद जो अलाउद्दीन था उसने किस प्रकार केवल महमूद गजनवी की कब्र को छोड़ के बाकी जितने गजनी के शासक थे सबकी कब्र खुदवा करके उनकी हड्डियों को जो है हवा में फैलवा दिया था। तो सारी चीज़ें मैंने तराइन के पहले युद्ध में बता रखी है आपको।
उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था ग्यासुद्दीन, और ग्यासुद्दीन का उत्तराधिकारी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। ठीक है, तो मिनाज के अनुसार जो गोरी की सेना थी 1,20,000 सैनिक थे मोहम्मद गोरी की सेना में। ठीक है, और जो दूसरा युद्ध था, इस दूसरे युद्ध की जो सबसे बड़ी खास बात थी मोहम्मद गोरी की साइड में से, वो क्या थी इसमें गजनी के 4 सबसे तेज तर्रार तोपची थे, जबकि तराइन के पहले युद्ध में उसके साथ में तोपची नहीं थे। ठीक है, और संभवतः ये जो तोपची थे इन्हीं के कारण मोहम्मद गोरी जो है दूसरा युद्ध जीत गया था। अब ये कौन कौन थे पहला था खारबक, दूसरा खरमेल, तीसरा इलाहा और चौथा था मुकलबा। ठीक है, तो ये 4 मोहम्मद गोरी के तोपची थे जिन्होंने चारों दिशाओं से मोहम्मद गोरी की सेना का नेतृत्व किया था। ओके, उसके बाद में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी के सेनापति ताजुद्दीन यालदोज था, नसरुद्दीन कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी मर जाता है तो उसके बाद में जो ताजुद्दीन यालदोज था, ठीक है, ताजुद्दीन यालदोज को जो है वो गजनी साम्राज्य देता है, नसरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान का शासक बनाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली प्लस लाहौर का शासक बना देता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की नज़रों में ये तीनों ही जो सेनापति थे प्लस इसके गुलाम थे, तीनों की स्थिति बिल्कुल समान थी, इक्वल थी। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखेंगे जो चौथा इसका गुलाम था बख्तियार खिलजी, उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इस युद्ध में अपनी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाया था। इसी कारण से इन तीनों में जो सबसे विश्वसनीय था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, और इसी युद्ध के कारण जो है मोहम्मद गोरी ने इसे दिल्ली और लाहौर का प्रशासन सौंपकर गजनी वापस चला गया था। ठीक है, याद रखना। देखो हुआ क्या था, जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे वो बिल्कुल कमज़ोर थे। ठीक है, जैसे ही पृथ्वीराज की सेना उन्होंने देखी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में सेना में खलबली मच जाती है, तो दूसरे युद्ध में ऐसा नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर जो करवा है, ये जो करवा है ये एक ऐसा अग्नि अस्त्र था जो बैल होते हैं उनकी खालों से बनाया जाता था। ठीक है, और एक अग्नि अस्त्र के रूप में कार्य करता था। इस अग्नि अस्त्र की जो काठ थी वो राजपूत सेना के पास में नहीं थी। ठीक है, जो मिनाज उस सिराज था इसने बताया था, या इसका जो मत आगा, इसका मत यह है कि तराइन का जब दूसरा युद्ध समाप्त हो गया था और पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती प्रदेश, ये हरियाणा में पड़ता है, वर्तमान हरियाणा का सिरसा जिला है। ठीक है, तो मिनाज के अनुसार उसे सरस्वती में बंदी बना लिया गया था और तुरंत उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रचलित मत है वो है हसन निजामी का। हसन निजामी का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद में कुछ वर्षों तक शासन करने दिया गया, और इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज के सिक्कों से पता चलता है, क्योंकि उसके सिक्के के दूसरी साइड में जो है मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में उसने मोहम्मद गोरी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक पिक्टोरियल ग्राफ है। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो गोरी था इसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे। ठीक है, अब इन 1,20,000 सैनिक में से मोहम्मद गोरी ने 12,000 सैनिक को जो है बिल्कुल रिजर्व रखा। ठीक है, जबकि युद्ध के मैदान में 1,08,000 सैनिक जो है इन तोपचियों और सेनापतियों के बीच में डिवाइड कर दिया गई। जब युद्ध से एक रात पहले, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अपना दूत मंडल पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा, तो पृथ्वीराज चौहान और उसके साथ में जो उसके सेनापति थे और अधिकारी थे
उन्होंने उस दूत मंडल का मजाक बनाया और उसे मोहम्मद गोरी की कमजोरी समझा, क्योंकि तराइन के पहले युद्ध में जो है गोरी की जो सेना थी उसकी बहुत बड़ी वीकनेस थी, उसके सेनापति नहीं थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसकी सेना में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गलत आइडिया लगाया। ठीक है, तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और उसके सभी सेनापति जो है शिविर में सोने के लिए चले जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो यही पता चलता है कि उन पर अटैक हो गया और चारों दिशाओं से एक साथ अटैक किया गया था। ठीक है, तो उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला था, युद्ध चलता रहा धीरे धीरे। तो ये मोहम्मद गोरी की युद्ध की जो है प्रशासनिक व्यूह रचना थी। इसमें क्या हुआ देखो, जो सबसे अगला दस्ता था उसका नेतृत्व कर रहा था खारबक, जो कि गजनी का सबसे तेज तर्रार तोपची था। ठीक है, उसके बाद में इल्हा दाईं तरफ का नेतृत्व कर रहा था और बाईं तरफ का मुकलबा कर रहा था। बीच में सेंटर में 12,000 धनुधरों के साथ में मोहम्मद गोरी था। ठीक है, और इसको सपोर्ट करने के लिए खरमेल जो तोपची था वो इसको सपोर्ट करने के लिए युद्ध के मैदान में था। तो जब अंत में राजपूत सेना, ठीक है, जब अंत में राजपूत सेना इस युद्ध में गोविंदराज खंडेराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में गोविंदराज खंडेराव की मृत्यु हो जाती है, तो इसके मरने के बाद में राजपूत सेना में खलबली मच जाती है। ठीक है, और जो रिजर्व सेना होती है, ठीक है, तो इस राजपूत सेना पर मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में पूरे 12,000 सैनिक जो है अटैक कर देते हैं। तो अंत में जो जीत है वो मोहम्मद गोरी की होती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और फिर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो था इसकी हार का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था सैनिक नेतृत्व। ठीक है, तराइन के पहले युद्ध में हमने देखा था कि जब पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है तो ये भोग विलास की जिंदगी जीना शुरू कर देता है, अपने इस युद्ध को जो है ये बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो मोहम्मद गोरी था गजनी लौटने के बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ठीक है, उसने युद्ध को जीतने का एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना लिया था और साथ ही साथ में उसने एक रणनीति बनाई पूरे 1 साल तक। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान था जब तराइन के पहले युद्ध में उसने गोरी को पराजित किया, तो जो गोरी थे उनकी सेना का पीछा नहीं किया, और ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसके बारे में चंदर बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में भी खुलकर उल्लेख किया है। ठीक है, चूँकि पृथ्वीराज चौहान का मानना था जैसे महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी केवल और केवल जो है पंजाब तक सीमित रहा था, तो मोहम्मद गोरी भी जो है पंजाब तक सीमित रहेगा। ठीक है, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भारतीय इतिहास पर पड़ता है, और सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो यही है कि जो तराइन का दूसरा युद्ध था इसके कारण, ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध के कारण भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, फिर 1206 में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अपना प्रशासन जो है पूरा भारत का वो अपने गुलाम सेनापतियों को दे करके वापस चला जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।